गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हमारी जो ये क्विज की सीरीज चल रही है, कल डे था और मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आप सभी के मिले और सभी का स्कोर बहुत अच्छा था। खास तौर पर जिनका स्कोर 9 और 10 आया है वो तो आउटस्टैंडिंग था, लेकिन 7 एंड 8 स्कोर वाले भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप इसी एनर्जी के साथ लगे रहिएगा। जो मैं आपको क्विज भेज रही हूँ, आप ये जो मैं क्वेश्चन आपको मैंने ये क्विज में रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक्स के, वो सब इनको पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे। तो आज डे 2 है। डे 2 में भी अगेन 10 क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना। कल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे कॉल करके अपना स्कोर बता रहे थे, व्हाट्सएप पे बता रहे थे। तो आप व्हाट्सएप और कॉल से अच्छा आप इसी यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करूंगी, चाहे थोड़ी देर हो जाए, रिप्लाई मैं सबका करूंगी। ठीक है। तो आज का क्विज जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी आंसर दीजिए और अपना टोटल आउट ऑफ 10 बताइएगा सभी लोग। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्विज। देखिए, मैंने आपको कल एक बात बोली थी, क्वेश्चन का आंसर देने में जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर किसके द्वारा जोर दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने रखा है, जिसे कहते हैं हलवा, सभी बता देंगे तुरंत। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्कीम, एंगल्स और हर्बर्ट हाइमैन। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर किसके द्वारा जोर दिया गया है। तो सभी ने गैस कर लिया होगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एमाइल दुर्खीम। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अब ज्यादा कुछ मत होना। मैं कल का जो मेरा क्विज था, मैंने सोचा पहले मैं इजी से हार्ड लेवल पे ले जाऊंगी। ठीक है, तो आज के स्कोर में आशा करती हूँ 9 और 10 सबका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा प्रतिपादित की। और देखिए, मैंने अवशेष और व्युत्पत्ति इनको ब्रैकेट में भी लिखा है, ध्यान से दीजिए। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष यानी रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति यानी डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, सब पर वीडियो बनी हुई है। ऑप्शन है जी एच मीड, जी मॉस्का, सी डब्ल्यू मिल्स, वी पेरेटो। ऑप्शन आपके सामने है और जहां तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ, अगेन आप सभी ने राइट आंसर ऑप्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर इसी में छुपा हुआ है। निम्नलिखित में किसने अपने सिद्धांत में अवशेष, रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति, डेरिवेटिव्स की अवधारणा। स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में टॉलकोट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देना। देखिए, डायरेक्टली अब आप एक बात याद रखिए, यूजीसी नेट, जेआरएफ और सब में कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स भी पूछे जाते हैं, राइटर थिंकर्स भी पूछे जाते हैं, नो डाउट, लेकिन उनका रेशो अब बहुत कम है। अब जो आपका सिलेक्शन होता है वो है आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से। जितना आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे उतना ही आप सक्सेस की ओर ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला है अब सारी स्टेटमेंट सबको आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना होगा। मेरा क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था के बारे में टॉलकोट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है समस्थिति यानी होमियोस्टेटिस, फिर है डार्विन के सिद्धांत पे, प्रकार्य पर, या भौतिक नियम पर। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब लोग दिमाग लड़ाइए, आंसर अभी के सामने है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में टॉलकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा, आंसर मैं बताने जा रही हूं, आंसर है ऑप्शन ए, समस्थिति। देखिए,
ना तो टॉलकोट पार्सन्स ने डार्विन की बात की है, डार्विन की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। प्रकट प्रकारे ये मर्टन की थ्योरी है। भौतिक नियम ये ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं। और हमारे मार्क्स भी बात करते हैं। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में है, जो टॉलकोट पार्सन्स का विश्लेषण है, वो कहीं ना कहीं सम स्थिति से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन स्टूडेंट, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है। और देखिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस कॉन्सेप्चुअल पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन इस बार होगा। इस बात का मेरी ध्यान रखना। जो मेरे बच्चे जेआरएफ के लिए फाइट कर रहे हैं, मेरे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 बार से नेट क्वालिफाई हैं और हमेशा जेआरएफ, तो इस बार याद रखो, अभी से मेरी बात गीठा बांध के रख लो। कॉन्सेप्चुअल पढ़िए आप सभी। फिर एक क्वेश्चन आया है, यह किसका कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ेंगे तो ही आंसर दे पाएंगे। देखिए, कौन कहता है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्ति और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए? ऑप्शन है वेबर, हीगल, डिल्थे और एंजल। देखिए, मानव अध्ययन और संस्कृति, व्यक्तित्व और संस्कृति, इसकी बात कौन करता है? डिल्थे करते हैं इसकी बात। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। डिल्थे ने इसकी बात की है। सभी लोग ध्यान देना और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एक हलवा क्वेश्चन आपको दे चलो, आपका स्कोर बढ़ेगा बहुत अच्छे से। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये किसकी पुस्तक है? मुझे पता है, क्वेश्चन देने से पहले आंसर आ जाएगा मेरा। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, बहुत इजी मैंने बुक पूछी है, और इसलिए पूछी है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, है ना? तो ये आप सभी जानते होंगे, CMS गोरे, MS गोरे की किताब है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सोशियोलॉजी के बेसिक्स से भी पूछ रही हूं मैं। निम्न में से कौन एक हिंदू विवाह के आदर्शों का सही क्रम है? ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन एक हिंदू विवाह के आदर्श, हिंदू विवाह के उद्देश्य और आदर्श बोले जाते हैं ना, तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए धर्म, प्रजा, रति। ऑप्शन बी रति, प्रजा, धर्म। ऑप्शन सी प्रजा, धर्म, रति। ऑप्शन डी रति, धर्म, प्रजा। जहां तक उम्मीद करती हूं इसका भी सही आंसर सभी ने दे दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हमारे हिंदू विवाह के तीनों प्रमुख उद्देश्य हैं, लेकिन इनका एक क्रम है, वो निश्चित क्रम, सही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए धर्म, प्रजा, रति। जब मैंने हिंदू विवाह आप लोगों को पढ़ाया था, मेरी इस पे वीडियो भी बनी हुई है, आपको पता है हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा, रति। मैंने आपको बताया था इन तीनों शब्दों का भी अर्थ। धर्म मतलब धार्मिक नियमों का, धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करना। प्रजा का अर्थ आया यहां से पुत्र प्राप्ति से। ध्यान से सुनिए सभी लोग, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है तुम लोगों को। धर्म, धार्मिक नियमों का पालन करना। प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति। और रति यानी यौन संबंधों को सबसे निम्न स्थान हिंदू विवाह में दिया गया था। इसका सही क्रम होगा धर्म, प्रजा, रति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन मैं देखती हूँ नेट, सेट और इन सब एग्जाम में फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका अवलोकन है कि पेशा और केवल पेशा ही भारत में जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो जहां तक मेरा अंदाजा है, सभी ने ऑप्ट कर लिया होगा आंसर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों के संबंध में है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, निम्नांकित में से किसका अवलोकन है कि पेशा और केवल पेशा ही भारत में जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है GS घुर्रे, ऑप्शन बी है NK दत्ता, ऑप्शन सी नेस्फील्ड, ऑप्शन डी JH हटन। तो हमारा आंसर सही लगाया सब लोगों ने, ऑप्शन ए GS घुर्रे। आपने किताब लिखी थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। जब आपने अपनी इस किताब को लिखा तो आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत में पेशा और केवल पेशा ही जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है।
हालांकि जाति की उत्पत्ति का जो हमारे प्रजातीय सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, उनकी बात करें तो उनमें जैसे अगर हम प्रजातीय सिद्धांत की बात करें तो उसमें भी आपका योगदान रहा है। नेस्फील्ड ने व्यवसायिक सिद्धांत, जे.एच. हटन का सिद्धांत था। तो लेकिन जो ये स्टेटमेंट है उससे में कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जी.एस. घुरे ने इसको विस्तार से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से बच्चों आपके सामने। संघर्ष स्तरीकरण को सहज बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको जन्म देने वाला। यह दृष्टिकोण किसका है? बहुत ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। बार बार कह रही हूं मैं, क्वेश्चन को हमेशा कभी भी जल्दबाजी मत करना, आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर मत देना। हमेशा क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। इवन मैं तो इतना तक कहती हूँ, जब आप बीए, एमए या अपने रिटन एग्जाम देने जाते हैं, उनके क्वेश्चन को भी आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, तभी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, संघर्ष स्तरीकरण को सहज बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको जन्म देने वाला। यह दृष्टिकोण किसका है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर, सोरकिन और वेबर। आंसर आपके सामने है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स ला सकते हैं। और जेआरएफ तो आपके, जिसे कहती है ना, जो मेरे नेट क्वालिफाई है और भी बच्चे, जेआरएफ अब दूर नहीं है। तो इसका ऑप्शन है किंग्सले डेविस। क्या के डेविस इसका सही आंसर। देखिए बच्चों, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, आप महत्वपूर्ण आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, पॉपुलेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मार्केबल होती है। इनसे आपके मार्क्स अप होते हैं, मतलब ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आर्टिकल से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित है? क्वेश्चन देखते ही साथ आंसर आ गया होगा, मुझे पता है मेरे बच्चों का तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। सेकंड ऑप्शन है नौकरियों में स्थान का आरक्षण। थर्ड ऑप्शन है अस्पृश्यता का कोई भी रूप में उन्मूलन। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से रिपीट करियो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित है? तो ये होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का किसी भी रूप में उन्मूलन। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे महिलाएं, बच्चे, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, साथ ही साथ हमारे जो जितने भी जैसे विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम है, सबको आप विस्तार से पढ़ना, ये पूछे जाएंगे, तो इन सब पे ध्यान देना आप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, किताबों के नाम पढ़ो, सिद्धांतों को पढ़ो, राइटर्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, नो डाउट। प्राइमरी तो एबीसीडी यही है समाजशास्त्र की, लेकिन मैं बार बार रिपीट यही कर रही हूँ, इस बार सिलेक्शन कॉन्सेप्चुअल से होना है, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्टिवली पढ़िए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, हालांकि सामाजिक नियंत्रण में अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उनको देखना। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान देना। पहला, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ध्यान से पढ़िए, राज्य, दूसरा ऑप्शन, राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन, राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। चौथा ऑप्शन, राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। पहले तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन पढ़िए, उसमें है कौन सा कथन सही सही है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। शायद मेरे मुंह से पहले नहीं निकल गया क्या? ध्यान से पढ़ना, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। आप इन चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही है। ये देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य शिक्षा व्यवस्था की सहायता में
किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। इसमें बहुत क्लियर है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। क्योंकि राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को, देखो हमारी मनोवृत्तियों पे किसी का अधिकार नहीं है, वो किसी की मनोवृत्तियों के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, जैसे मैंने ये बताया, यहाँ देखिए आप, सेकंड ऑप्शन, राज्य शिक्षा व्यवस्था की सहायता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर सकता है। जितने हमारे शिक्षा के नियम बनते हैं, एनईपी आई है, तो राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, थर्ड ऑप्शन देखिए, राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है, बना सकता है राज्य न्यायिक व्यवस्था। कई बार न्यायिक पुनरावलोकन की बात होती है, तो बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, फिर राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। क्यों? सती प्रथा, बाल विवाह बने तो हैं इतने, तो ध्यान रखिए, अपने दिमाग को काम में लाइए। तो आप ऑप्शन ए सही जवाब है, ये वाला ऑप्शन ए। हमारी मनोवृत्तियों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो बच्चों, अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझसे जुड़े रहना। ठीक है, इसी तरीके से मैं रोज आपके लिए, आपकी नेट के एग्जाम तक कोशिश करूंगी कि क्विज जरूर बनाऊं। हालांकि कई बार ऐसा होता है, सिग्नल, मैं टिहरी में हूं, नहीं आ पाते, तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूंगी, आप चिंता मत करना। ठीक है, हैव अ नाइस डे। अपना स्कोर जरूर बताना।